क्या है एनडीआरएफ? एनडीआरएफ 4 शब्द हैं, 4 शब्द से मिलकर बना हुआ एनडीआरएफ। तो कोई मुझे बता सकता है? और लास्ट एक शब्द और बचा है, फोर्स। बहुत अच्छे, एक बार सभी के लिए क्लैपिंग। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जो कि हमारे देश में कहीं भी कोई आपात स्थिति आती है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो या मैन मेड कैलेमिटी हो, तो दोनों ही जगह पर एनडीआरएफ की टीमें काम करती हैं। ये जो टीम आप लोगों के समक्ष आप देख रहे हैं मंच पर, ये 6 बटालियन एनडीआरएफ की टीम है। ऐसी अपने इंडिया में 16 टीम है अभी, जिसमें से ये 6वीं वाहिनी की राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। ये गुजरात बड़ोदरा से आई हुई, और बड़ोदरा में हमारा हेडक्वार्टर है, और हमारा जो डायरेक्टरेट है वो दिल्ली में है। यहाँ हमारे डायरेक्टर सर बैठते हैं, और वहाँ से ही इन सभी जो 16 बटालियन हैं, जो कि देश के अलग अलग प्रांत में काम कर रही हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं, वहाँ से उनको निर्देशन किया जाता है। डीजी सर हमारे बैठते हैं, डायरेक्टर जनरल आईपीएस वो दिल्ली में होते हैं, और वहाँ से पूरी जितनी भी 16 बटालियन हैं उनका निर्देशन और डायरेक्शन वहीं से होता है। तो ये एक छोटा सा परिचय था हमारा। अब एनडीआरएफ की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बता सकता है मुझे कि क्यों एनडीआरएफ की जरूरत पड़ी, क्यों ये फोर्स बनाई गई? जी प्लीज। जैसे कोई आपदा आती है, जैसे फ्लड हुई, इसमें लोग अपना बचाव नहीं कर पाते, बहुत बार पानी में बह जाते, मिलते नहीं बहुत। जी एकदम सही बता रहे हैं। आपका नाम? दीपक जी। ठीक है, दीपक के लिए एक बार क्लैप करें। तो इन्होंने एकदम सही बताया था कि जब भी कोई आपात स्थिति आती है तो कई बार क्या है कि उस आपात स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार नहीं रहते, या हमें जानकारी का अभाव होता है, या हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव होता है, जिस कारण हम क्या है उन आपदाओं से निपटने में कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में एनडीआरएफ जो है फोर्स है, काम करती है और मदद पहुंचाती है, और आपको आपदाओं से निपटने के लिए इस प्रकार से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी चलाते हैं, ताकि आप भी अपने आप में एक कैपेबल हो सकें, दक्ष हो सकें, ताकि आप अपनी सुरक्षा। इंडिया में एनडीआरएफ जैसी कोई फोर्स थी नहीं, तो पहले जब आपदाएं आती थी तो काम कौन करता था? हमारे यहाँ की जो सिविल पुलिस रहती थी, वो सेनाएं हैं, आर्मी है ना, अलग अलग इसलिए बोल सकते हैं कि उनके अंदर। तो अपने देश की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फोर्स तैयार की जाए जो केवल और केवल आपदा के क्षेत्र में ही काम करे। तो उसी संदर्भ में 2005 में एक डीएम एक्ट पारित किया गया, और उसी के संबंधित एक एनडीआरएफ फोर्स का गठन किया गया। तब 2005 से लेके अभी तक एनडीआरएफ की टीमें शुरुआती चरण में 8 टीमें हुआ करती थी, 8 बटालियन। आज धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, तो आज 16 बटालियन हमारे पूरे इंडिया में काम कर रही हैं, अलग अलग स्टेट में। जैसे मेरी जो 6 बटालियन एनडीआरएफ है, इसका हमारा जो ड्यूटी का इलाका है, हम पूरा गुजरात, राजस्थान और यूटीज को कवर करते हैं। यूटी में दमन, दीव और दादर नगर हवेली। तो ये हमारा परिचय था। अब हम चलते हैं आज के हमारे प्रोग्राम की तरफ। अब हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, कौन सी आपदा नेचुरल है और कौन सी मैन मेड है। कौन सी नेचुरल है जो कि प्राकृतिक है,
और कौन सी मैन मेड है जो कि मानव निर्मित है। उसको थोड़ा मुझे अलग अलग आप थोड़ा डिफरेंस बताएं। नेचुरल में कौन कौन सा आ जाएगा? बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन और बताएं। हमारे देश में अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, आपको सभी को पता है। सभी जगह अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार सभी जगह अलग अलग तरह की आपदाएं आती हैं, है ना। जैसे कहीं बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ ज़्यादा आती है, कहीं बारिश नहीं होती तो वहाँ सूखा पड़ जाता है, वो भी एक आपदा है। कहीं जो जगह हमारे जो समुद्र है, समुद्र के ज़्यादातर खतरे में होते हैं, तो वो भी एक प्राकृतिक आपदा है। अब मानव निर्मित आपदा क्या है? मानव निर्मित आपदा के बारे में बताएं कुछ मुझे। कीजिए, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। आग लगना, बहुत सही। और हाँ, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। और विस्फोट। वो भी है। और बताएं। हाँ, गैस रिसाव, ये भी बहुत बड़ी आपदा है। और ट्रेन एक्सीडेंट, ये भी आपदा है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं यहाँ कि ऐसी घटनाएं जिनके पीछे मानव या मानव से संबंधित रिसोर्सेज का हाथ हो, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही या हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें कोई ना कोई खामी हो, जिसके कारण वो आपदाएं आती हैं। जैसे कि हमने बड़े बड़े डैम बनाए, नदी का पानी रोक दिया, एक बहुत बड़ा डैम तैयार कर दिया। अब डैम का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए उसमें कुछ क्रैक्स आ गया और वो कोलैप्स कर गया, टूट गया, तो फिर वो पानी आएगा ना भाई। इतना पानी हमने स्टोर करके रखा था, वो पानी कहाँ जाएगा? हमारे गांव में जाएगा, हमारे शहर में जाएगा, हमारे घर में जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? एक मानव निर्मित आपदा हो जाएगी। हम लोग घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, गैस के सिलेंडर यूज कर रहे हैं, गैस लीकेज हो जाती है, आग लग जाती है ना। हमारे प्लेन हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है, क्रैश हो गया, वो भी एक मानव निर्मित आपदा है। कोई ना कोई लापरवाही है या उसमें कोई खामी है जिसके कारण क्रैश हो जाता है। रेल लाइन वगैरह हैं, उनके प्रॉपर रेल मान लीजिए ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही के कारण वो आपदाएं होती हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए अभी? ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं नेचुरल कैलेमिटी की तरफ, प्राकृतिक आपदाओं की तरफ। तो प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले हम भूकंप की बात कर लेते हैं। भूकंप क्या है? क्या है भूकंप? बताएं बच्चे। बहुत सही आपने बताया है। आप एक बार मेरे पास आए और आपको हम एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं हमारी इस तरफ से। भूकंप, उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ है। भू प्लस कंप, भू का कंपन या कांपना, वही है भूकंप। तो आप लोग बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है या भूगर्भ है वो अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है ना।
इसमें आप लोगों ने भूगोल वगैरह में पढ़ा होगा, इनर कोर रहता है, आउटर कोर रहता है, मेंटल रहता है ना, क्रस्ट रहता है। और हम लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर पट्टी हम पर लोग किस भाग पर रहते हैं, कौन सी लेयर पर? बोलो क्रस्ट ना, पर। ऊपर सबसे पट्टी। ऊपर जो लेयर होती है वो क्रस्ट जिसको बोलते हैं, हम उसी पर रहते हैं। और अंदर क्या होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं मेंटल के नीचे, ठीक है। जो मेंटल कोर होती है उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? लावा के ऊपर तैरते रहते हैं, अंदर लावा रहता है पिघला हुआ ना। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या है कि मूवमेंट चलती रहती है हमेशा। कभी स्लो मूवमेंट होती है तो छोटे छोटे महसूस नहीं होते, जो भूकंप आते हैं जो हम लोगों को महसूस नहीं होते। लेकिन जब भी ये मूवमेंट बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी क्या है? बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो उससे क्या है कि जो भी हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर हैं वो भी क्या है? हिलना शुरू हो जाते हैं और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान होता है। जैसे मान लो अभी भूकंप आएगा, तो यदि आप इस जगह बैठे हैं शेड में, तो यहाँ सेफ है, या ग्राउंड में बैठे हैं वहाँ सेफ है? ग्राउंड में सेफ है, क्योंकि वहाँ यदि जमीन हिलेगी, कांपेगी, तो वहाँ हमें नुकसान नहीं होगा। बट यदि यहाँ कांपेगी तो हो सकता है ये शेड हमारे ऊपर गिर जाए, तो ये हमें ज़्यादा नुकसानदायक है। तो भूकंप के आने से नुकसान, यदि आप ओपन स्पेस में हैं तो चांस कम है कि आपको कोई नुकसान हो। बट यदि आप मान लीजिए अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में हैं, अपने घर पर हैं, है ना, और उस समय यदि भूकंप आता है और उसके भूकंप के आने से यदि मान लीजिए कि वहाँ जो कोई डैमेज होता है और वो डैमेज आपको नुकसान पहुँचाए, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो भूकंप में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अब भूकंप तो मान लो आना है, तो उसका कोई अर्ली वार्नर तो है नहीं है। पहले से आपको कोई नहीं बताया कि भूकंप आने वाला है, भाग जाओ, ऐसा कुछ है क्या? भूकंप आएगा तो आएगा, लेकिन भूकंप आने के लिए हम पहले से क्या है, अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बारे में यदि हम अवेयर हैं, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी है, तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। अब वो बचाव कैसे करेंगे? हाँ प्लीज। होती है ना, अलग अलग मैग्नीट्यूड में उसकी तीव्रता नापी जाती है। तो यदि मान लीजिए 4 से नीचे मैग्नीट्यूड के जो भूकंप आते हैं वो उतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं और कई बार तो महसूस भी नहीं होते हैं। बट यदि उससे ऊपर की तीव्रता के जो भूकंप आते हैं तो फिर आपको महसूस भी होंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। 6 से ऊपर की तीव्रता के यदि जो भूकंप होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उस समय आपके जो स्ट्रक्चर है, मॉल स्ट्रक्चर है, वो सब टूटना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी अब आपको करना क्या है कि उसका भी चेक करने का सेम तरीका है, जो जगह फाइंड करने का तरीका जो बताया था वही तरीका है। आपने जगह फाइंड कर ली कि कहाँ उसको CPR देनी है। अभी आपको क्या करना है कि उसको कैसे CPR देना ये देखने आप। उसको चेस्ट ऐसे कंप्रेस नहीं किया जाता है, हथेली से चेस्ट कंप्रेस नहीं किया जाता। उसके लिए केवल आपके 2 फिंगर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। फिंगर को इस प्रकार से आप रखें और दोनों फिंगर पॉइंट की मदद से आप उसको चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। यहाँ इस प्रकार से चेस्ट कंप्रेशन करें। चेस्ट कंप्रेशन उतना ही करना है, 30 टाइम करना है और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 अब उसके बाद रेस्क्यू ब्रीथ